कहते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं लिखे होते। यहाँ पर सिर्फ वही आते हैं जिन्हें स्वयं महादेव बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफ़ी कठिन है जो कि हर कोई तय नहीं कर सकता। तो आज मैं अपने परिवार वालों के साथ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाला हूँ और इसके बाद हम लोग केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए वापस उतरना शुरू करेंगे। पर इस बार हम लोग पैदल नहीं बल्कि घोड़ों पर उतरने वाले हैं, तो इसका एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस व्लॉग के अंत तक एक अलग अनुभव के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 और मम्मी अभी तैयार हो रही हैं। पापा और भाई तो भी सो ही रहे थे, तो मैं तैयार हो चुका था, तो इसलिए मैं अब लाइन में लगने के लिए आ गया हूँ यहाँ मंदिर पे। सुबह के 3 बजे से इतनी भीड़ हो चुकी है, देख सकते हैं आप। वहाँ सामने मंदिर का दरवाज़ा है ना, वहाँ से लोग रोज में बैठना स्टार्ट कर दिया है और लाइन लग के यहाँ तक आ गई है। जो भी मैंने आपको बाहर से दिखाई थी वो तो बस लाइन की शुरुआत थी, असली लाइन तो यहाँ लगी हुई है। फाइनली अब मैं भी आके लाइन में लग चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी ना, वहाँ तक सिर्फ आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। हम लोग लाइन में लग के बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि हमें सुबह सुबह ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिला। मतलब जैसे ही धूप की किरणें यहाँ बर्फ़ पर पड़ी तो एक साथ मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना ये। वो जो आप लोग सामने ऑरेंज पिलर्स देख रहे हैं ना, तो वहीं पे मैं लाइन में लगा था और फाइनली 3 घंटे लाइन में इंतज़ार करने के बाद हम लोग यहाँ तक आ गए और अभी मैं वहाँ सामने गेट तक जाना है। सुबह से लाइन में लगे हुए सभी श्रद्धालु थक चुके थे, पर इतने में मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 2 महिलाओं के बीच में कहा सुनी होगी। शायद ये लोग नंबर के ऊपर लड़ रहे थे कि मतलब मैं तुमसे आगे थी या तुम मुझसे पीछे थी, मतलब ऐसे समथिंग। ये सब छोड़ो, ये सब लड़ाइयाँ तो चलती ही रहेंगी। आप सामने दिख रहे इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाओ। मतलब इन पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में केदारनाथ बाबा का धाम, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना सुबह सुबह। और ऊपर से धूप की हल्की हल्की जो किरणें आ रही थी, उससे मतलब एकदम अलग ही अनुभव हो रहा था यहाँ पे होने का। बोलो केदारनाथ बाबा की, हर हर बम बम। वो जो आप लोग सामने रेड वाला बोर्ड देख रहे हैं ना, वहीं पे केदारनाथ मंदिर के कपाट है। बाकी श्रद्धालुओं के बीच हम लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय करा है और फाइनली कुछ देर में हम लोग बाबा के दर्शन कर पाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। केदारनाथ बाबा के दर्शन से जुड़ी एक अहम बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को केदारनाथ बाबा के अंदर गर्भगृह से दर्शन करने और आप लोग स्वयं उन्हें जल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को 8 बजे से पहले ही उनके दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर केदारनाथ बाबा का श्रृंगार करा जाता है। उसके बाद वो गर्भगृह बंद हो जाता है। आप लोग सिर्फ दूर से उन्हें देख पाएंगे, उन्हें जल खुद से नहीं चढ़ा पाएंगे और मतलब अंदर शिवलिंग की परिक्रमा भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए अगर आप लोगों को केदारनाथ बाबा की परिक्रमा करनी है और जल भी खुद से चढ़ाना है, तो सुबह 8 बजे से पहले ही दर्शन करने की कोशिश करना। और केदारनाथ से जुड़ी एक और अहम बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। जो शिवलिंग मौजूद है ना केदारनाथ में, वो शिव जी की पीठ है। वहीं पे जो उनका सर है वो नेपाल के डोलेश्वर महादेव में स्थित है। तो लोगों की ऐसा मान्यता है, मतलब ऐसे लोगों का कहना है कि हम लोगों को केदारनाथ के दर्शन से पहले उनके सर के, मतलब डोलेश्वर महादेव में उनके जो शिवलिंग है उनके दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए, तभी हम लोगों के दर्शन पूरे माने जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और फाइनली 5 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों को केदारनाथ बाबा के भव्य दर्शन हो चुके हैं। और दर्शन के बाद मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों के वेट का हर एक मिनट वर्थ इट था। फिलहाल हम लोग कर चुके हैं अपने रूम से चेकआउट और आ गए हैं लोकल मार्केट में प्रसाद लेने के लिए। बाकी अभी देखते हैं, अगर मम्मी पापा को घर के लिए कोई फ़ोटो या फिर कुछ और पसंद आएगा तो वो भी ले लेंगे हम लोग। भैया ये कितने का है? ये वाला ये 300 का, ये हाँ ये 300 का लगा दूंगा बोले, ये 350 का। ए छोटू सर, ए बस सर मुझे एक तो ये साइज आएगा 100 रुपये आएगा। इतना बड़ा साइज में नहीं, यही साइज है, इससे
कांच में चाहिए था मुझे, इसमें लगभग इतनी बड़ी भी हो तो चल जाएगी। लगभग इतनी बड़ी होगी तो भी चल जाएगी वो। 100 रुपये का है भैया इसमें वो आएगी ये वाला ये। नहीं, ये नहीं, कांच में चाहिए, कांच में। मम्मी ने फ़ोटो ली है बुआ जी और मामा जी के लिए। ये हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया है रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में बांटने के लिए। अभी हम लोग प्रसाद वगैरह तो ले चुके हैं, बस कुछ ही देर में उतरना स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसको मेरे लेने का काफ़ी मन था और फाइनली 5 से 6 दुकानों में घूमने के बाद मेरे को ये 100 रुपये में मिल गई है। अब फाइनली हम लोगों ने उतरना स्टार्ट कर दिया है। इस बार हम चारों लोग ही घोड़ों से जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने में लेट हो गए हैं काफ़ी, तो उतरने में रात हो जाएगी, तो इसलिए हम लोगों ने चारों ने घोड़े कर लिए हैं। हम लोगों ने घोड़ों के लिए पर्ची तो कटवा ली है, अभी हम लोग अपने घोड़ों के पास जा रहे हैं। ये आपको वीडियो यहाँ पे घोड़ों पे बैठ कर ट्रैवल करना मेरे को काफ़ी अनसेफ लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे को फोबिया है, पर क्योंकि यहाँ पे चलते हुए जो है ना ये रास्ता मतलब ठीक नहीं है, तो घोड़ों के बार बार पैर फिसल रहे थे। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों को एक घोड़े वाले भैया ने बताया है कि आज सुबह घोड़े की टक्कर लगने से एक श्रद्धालु ऊपर से नीचे गिर गया खाई में और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। तो मतलब ये काफ़ी अनसेफ इलाका है अगर आप लोग यहाँ पे घोड़ों से ट्रैवल करते हैं तो। मेरा मानना तो यही है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और आप लोग पैदल ट्रैवल कर सकते हैं तो घोड़ों का इस्तेमाल ना करें, पैदल ही इस यात्रा को करें। अभी हम लोगों को घोड़ों से चले सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और इतने में हम लोग बेस कैंप से रामबाड़ा आ गए हैं। फिलहाल अभी हम लोग ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। मेरे जो घोड़े वाले भैया हैं ना, उनका नाम धीरज लाल है। अब फाइनली आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए रामबाड़ा से गौरीकुंड के लिए। फाइनली हम लोग घोड़ों से उतर के नीचे आ चुके हैं, बट अभी टैक्सी स्टैंड तक जाने के लिए हमें काफ़ी दूर पैदल भी चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग टैक्सी स्टैंड की साइड जा रहे हैं। यहाँ पर शायद ये कोई नया होटल या फिर समथिंग कुछ बन रहा है श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। हम लोगों ने अभी पीछे जलेबियाँ देखी थी, उसे देख के हम लोगों को जलेबी खाने का मन होने लगा है। पर अभी हम लोग यहाँ इस भीड़ से थोड़ा निकल कर बाहर, उसके बाद जलेबी खाएंगे। ये रही जलेबी, पर इसका रंग इतना ऑरेंज है ना, मतलब काफ़ी कलर डाला हुआ है इसमें। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग 4 घंटे की हॉर्स राइडिंग के बाद बेस कैंप से गौरीकुंड आ चुके हैं और यहाँ पर हमें मिलता है ये वाला सरप्राइज़। ये इतनी लंबी लाइन यहाँ पे गौरीकुंड से सोनप्रयाग की टैक्सी के लिए लगी हुई है, तो अब देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद हम लोगों को टैक्सी मिल गई है। अरे सीट खराब हो रही। लो भाई, यहाँ भी जाम लग गया। अब तो पता नहीं कब पहुँचेंगे हम लोग होटल रूम पर, काफ़ी थक गए हम लोग। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और आधा घंटा ट्रैफिक में वेट करने के बाद अब हम लोग पैदल जा रहे हैं
क्योंकि सोनप्रयाग वाला ब्रिज जो है ना, यहाँ से बस 150 मीटर के आसपास है। ये रहा सोनप्रयाग वाला ब्रिज। यहाँ से ऋषिकेश 210 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी हम लोग देवप्रयाग में स्टे करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे शाम को संगम की आरती अटेंड करनी है। अभी हम लोगों ने अपने होटल वाले भैया से बात करी थी कि अगर हो सके तो वो हम लोगों को सोनप्रयाग मार्केट तक लेने आ जाएं, क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है कि हम लोग कल वाले रास्ते से वापस पहाड़ चढ़ के ऊपर होटल तक जाएं। तो उन्होंने कह दिया है फ़िलहाल कि वो आ रहे हैं, तो अभी हम लोग उसी स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पे वो हमें पिकअप करने आने वाले हैं। फाइनली इतनी देर पैदल चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट में। और ये जो आप लोग साइड में जगह देख रहे हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बैठी हुई है, ये सोनप्रयाग का बस स्टैंड है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग में अपने परसों वाले होटल रूम पर। और अब दिन भर की थकान के बाद हम लोग कुछ खा पी कर करने वाले हैं आराम। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।